हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। दोस्तों, आप आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं जनन तंत्र, और जनन तंत्र में भी टॉपिक हमारा रहेगा नर जनन तंत्र। दोस्तों, इससे पूर्व मैंने जनन तंत्र के बेसिक कंसेप्ट के बारे में वीडियो बना लिया है। दोस्तों, आपने अभी भी वो वीडियो नहीं देखा है तो दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप वो लिंक प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्लास 10वीं RBSC अध्याय नंबर 2 की। दोस्तों, अध्याय नंबर 2 के काफ़ी वीडियोस मैंने डाले हैं दोस्तों, और हमारा टॉपिक जनन तंत्र तक जा पहुंचा है। जनन तंत्र में आज अपन अध्ययन करेंगे नर जनन तंत्र। दोस्तों, ये टॉपिक है जो दोस्तों कक्षा 10वीं के लिए तो उपयोगी है ही, साथ ही साथ दोस्तों विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों छोटी क्लासों में भी प्राय ये टॉपिक रहता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टॉपिक क्या है दोस्तों। तो नर जनन तंत्र में देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नर के जो हार्मोन है वो द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। कौन कौन से हार्मोन पाए जाते हैं उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सर्वप्रथम बात करेंगे लिंग हार्मोन की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ लिंग हार्मोन इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्टमेंट कीजिए दोस्तों, मैं समझ चाहूँगा व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता, कुछ मेरी मजबूरी है दोस्तों, समय अभाव के कारण यहाँ मैं वीडियो थोड़ा जल्दी बना पा रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एडजस्टमेंट कीजिए कि लिंग हार्मोन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यहाँ मॉडल पेपर 10वीं के 2017 में क्वेश्चन पढ़ चुका है। तो देखिए, यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है कि नर में कौन सा हार्मोन पाया जाता है। तो आपको याद करना है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन दोस्तों? सिंपल है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कहाँ पाया जाता, कोई पूछे दोस्तों, तो ये वृषण में पाया जाता है दोस्तों। वृषण एक ग्रंथि भी है, और ग्रंथि के साथ साथ मानव का द्वितीयक लैंगिक अंग भी है दोस्तों। तो नर की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है जो वृषण में और वृषण में पाया जाता है दोस्तों। इससे पूर्व बात करें अगर कि दोस्तों टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो मैंने दोस्तों उस दिन उस वीडियो में बताए थे, सारे के सारे परिवर्तन दिखाई देते हैं किसमें? पुरुषों में। आगे बात करते हैं मादाओं में कि लालियों में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन पाया जाता है, और ये लालियों के अंडाशय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? लालियों के अंडाशय में पाया जाता है। तो ध्यान रखना, अंडाशय प्राथमिक लैंगिक अंग भी है, द्वितीयक लैंगिक अंग भी है, और यहाँ दो हार्मोन पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, और इसी के कारण नारी जाति के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का क्या होता है लालो? विकास होता है। अब बात करते हैं साहब जनन तंत्र के चित्र की। ये चित्र है ना वेरी इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया था। इसके अलावा 2018 के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पड़ा हुआ है। चित्र आप सभी बना के जाओगे इस चैप्टर से, 2 नंबर में चित्र अवश्य पूछा जाता है। इसी चित्र को मैंने सही तरीके से दोस्तों यहाँ देखेगा नहीं बढ़िया, यहाँ देखिए आप अच्छे से चित्र को समझ सकते हो। मैं झूम करके छोटा कर देता हूँ। देखिए साहब, ये नर जनन तंत्र का चित्र है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बिल्कुल आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, बनाना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, आप देखते हो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर देखिए, ये देखिए दोस्तों वृषण है, वृषण कोष है जहाँ वृषण स्थित रहते हैं। ये देखिए वृषण है, ग्रंथि भी एक जिसको बोलते हैं, और इसके कारण क्या होता है? शुक्राणुओं का निर्माण भी होता है वृषण में, और नर के जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण है वो भी क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। अब देखिए वाहिनी, वाहिनी बोलते हैं नलिका को, और यहाँ है शुक्र वाहिनी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ जो शुक्राणु बनेंगे ना, वो शुक्राणु इस नली से होते हुए कहाँ जाएंगे? आगे जाएंगे। देखिए आगे कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, तो आप आगे देख रहे हैं दोस्तों, ये जो देखिए मूत्र नलिका अलग है, ठीक है। तो शरीर के विभिन्न अंगों से मूत्र यहाँ आ जाता है मूत्राशय में, लेकिन ये देखिए जो नलिका जा रही है ना सीधी सीधी, जहाँ में देखिए आप ये लाल लाइन घुमा के देख रहे हो, ये सीधे कहाँ आ जाते हैं? यहाँ देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि में आ जाते हैं। ये सुपरिनुमा ग्रंथि है दोस्तों, और यहाँ तरल भी बनता है। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आगे होते हुए धीरे धीरे कहाँ आते हैं दोस्तों? ये मूत्र मार्ग से होते हुए कहाँ होते हैं? शिशन के द्वारा स्खलित हो जाते हैं। तो इन सभी का अपन अध्ययन करेंगे क्या क्या पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसके प्राथमिक लैंगिक अंग कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंगों की, वेरी इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। तो यहाँ देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग क्या है। तो सबसे पहले क्रियाविधि दे रखा है कि नर यानी मानव में वृषण तथा स्त्री में अंडा से प्राथमिक जनन अंग है। कभी कभार आपके देखिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वीडियो साफ दिखाई नहीं दे रहा तो वीडियो के 3 डॉट सेटिंग में जाकर गुणवत्ता बढ़ा दें, और अपने फ़ोन को फुल स्क्रीन मोड में करें, आसानी से दिख जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, इसी नोट्स के माध्यम से मैं विद्यालय में भी चीज़ें करवाता हूँ। बहुत ही अच्छे नोट्स से आपको क्वेश्चन एक भी मिस नहीं होगा, और अंत तक बने रहे, ज़रूर मजा आएगा क्लास की, मेरी गारंटी और दवा है दोस्तों। देखिए बात करते हैं, प्रश्न बनता है कि नर जनन तंत्र का क्या बनाना? चित्र बनाना। क्या बनाना विद्यार्थी? चित्र बनाना। वो तो पूछा जाता है 2 नंबर में, और इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो देखिए 3 नंबर में आता क्या है? प्रश्न आता है कि नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाते हुए नर और मादा के प्राथमिक जनन अंगों का या प्राथमिक लैंगिक अंगों का क्या करना? वर्णन करना। प्राथमिक लैंगिक अंगों के पूछे
तो ध्यान रखना, नर में तो क्या पाया जाता, प्राथमिक लैंगिक अंग में वृषण ही पाए जाते, वो ही लिखना आपको। और स्त्री यानी मादों में क्या पाया जाता, सिर्फ अंडा से ही पाया जाता। तो एक तो आपका प्रश्न हो जाएगा चित्र, एक हो जाएगा आपका वर्षण के बारे में 5 लाइनें लिखना, और एक हो जाएगा अंडाशय के बारे में। आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन कभी कभार देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन कम बनता प्राथमिक लैंगिक अंग, हालांकि देखिए 2017 द्विवार्षिक परीक्षा में पूछा गया था, लेकिन दोस्तों द्वितीयक लैंगिक अंगों का ज़्यादा बनता। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पुरुष में बात करते हैं, पुरुष में वर्षण के कार्य क्या है, जो प्राथमिक लैंगिक अंग वर्षण है। तो देखिए ये नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण करता है। देखिए युग्मकों के निर्माण के लिए क्या चाहिए साहब, शुक्राणु चाहिए और अंडाणु चाहिए। शुक्राणु कौन बनाता है, वर्षण बनाता है। और अंडाणु कौन बनाता है, अंडाणु बनाता है दोस्तों अंडाशय। कौन बनाता है, अंडाशय। क्योंकि ये तो पक्का है दोस्तों, लैंगिक जनन के लिए नर और मादा का पास में आना क्या जरूरी है, ठीक है, पास में आना जरूरी है। पास में आना ही नहीं दोस्तों, जनन करना भी जरूरी है, ठीक है। तो नर में से क्या आएंगे, शुक्राणु आएंगे विद्यार्थियों, और मादा में से क्या आएंगे, अंडाणु आएंगे। जब शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलेंगे ना, तो क्या बनेगा, युग्मनज का निर्माण होगा, यानी भ्रूण का निर्माण होगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी चीज हो गई कि वर्षण है वो शुक्राणु का क्या करता, निर्माण करता, और एक नर का लिंग हार्मोन जो अभी जिक्र किया था टेस्टोस्टेरोन का क्या करता, उत्पादन करता। ये दो ही कार्य आप ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं अंडाशय की, जो मादाओं में पाया जाता है। तो अंडाणु ओवम का क्या करता, निर्माण करता। अंडाशय क्या करता, अंडाणु का निर्माण करता है। तो पहली चीज है अंडाशय क्या करता, अंडाणु का निर्माण करता है। दूसरा, मादा के लिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या करता, उत्पादन करता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि भाई वर्षण में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो तो कौन बनाएगा, वर्षण बनाएगा। तो मादाओं में जो लिंग हार्मोन है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, इसका निर्माण कौन करेगी, अंडाशय करेगा। ये हार्मोन मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों जैसे मासिक चक्र, गर्भावस्था आदि के नियमन हेतु भी आवश्यक है। देखिए मादा में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं जो उस दिन मैंने बताए थे, ठीक है, जैसे स्तनों का विकास होना, ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों पर बालों का आना, मासिक चक्र यानी मासिक धर्म एमसी यानी पीरियड्स का प्रारंभ होना, और इसके अलावा गर्भावस्था आदि के जो नियमन होता है उसमें सबकी भूमिका किसकी है विद्यार्थियों, अंडाशय की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ सीधी सी बात है कि अंडाशय के महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, कार्य। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और अपन आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यहाँ पर लिखा द्वितीयक लैंगिक अंग इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर देखिए दोस्तों, क्लास का लाभ उठाइए, आपको अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में मिलने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन दोस्तों द्वितीयक लैंगिक अंग है वो दोस्तों 2018 आरबीएससी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, और जो पूछे जा चुके वे क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट होते हैं साहब। बात करते हैं प्राथमिक लैंगिक अंगों के अलावा जो भी अंग जनन में कार्य लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, द्वितीयक लैंगिक अंग, चाहे वो अंग पुरुष के हो या चाहे मादा के हो। अभी बता दिया कि प्राथमिक में तो देखिए दोस्तों, स्त्री का प्राथमिक लैंगिक अंगों में केवल और केवल अंडाशय है, जिससे क्या बनते हैं, अंडे बनते हैं साहब। और सॉरी, मादा का क्या है दोस्तों, मादा का है वो अंडाशय है, क्या है, अंडाशय है। और पुरुष का क्या है, पुरुष का है, यहाँ पर बात करेंगे वो है दोस्तों शुक्राणु। क्या है, शुक्राणु। शुक्राणु बनते कहाँ है, वृषण ग्रंथि में बनते हैं। तो यहाँ बात करते हैं द्वितीयक लैंगिक अंगों की। सबसे पहले बात हो रही वृषण कोष की, वृषण कोष की, कि जहाँ वृषण स्थित होते हैं उसको बोलते हैं वृषण कोष। तो देखिए वृषण नर जनन ग्रंथियां है जो अंडाकार होती है। इसका आकार कैसा होता है साहब, वृषण का आकार अंडाकार होता है, ठीक है। इनकी संख्या 2 होती है, बिल्कुल सभी को पता है। यहाँ आप पॉइंट लिख सकते हो कि वृषण है क्या, नर जनन ग्रंथि है, इसका आकार अंडाकार होता है, संख्या कितनी होती है, 2 संख्या होती है, कुछ इस टाइप से। बात करते हैं आगे, वृषण नर में पाया जाने वाला प्राथमिक जनन अंग भी है, प्राथमिक है और द्वितीयक भी है। वृषण त्वचा की बनी एक थैली नुमा संरचना में स्थित होते हैं जो शरीर से बाहर लटकती रहती है। और जो वृषण होंगे ना वो एक थैली नुमा संरचना में क्या होंगे, पैक होंगे, जो क्या होगी, शरीर के बाहर क्या होगी, स्थित होगी, शरीर के बाहर क्या होगी, स्थित होगी। अब प्रश्न बनता है कि शरीर के बाहर स्थित क्यों होती है, अंदर की तरफ स्थित क्यों नहीं होती है। तो देखिए उसका उत्तर जानने का पूरा प्रयास करते हैं। आगे बात करते हैं कि वृषण जो है ना वो थैलीनुमा संरचना में क्या होते हैं, स्थित रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, वृषण कोष कहते हैं। तो यहाँ पर 2 चीज क्लियर होगी कि साहब वृषणों का आकार क्या है, गोलाकार है, थैलीनुमा संरचना में स्थित होते हैं। इसके अलावा ये शुक्राणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। प्राथमिक जनन ग्रंथि है ये, साथ ही साथ द्वितीयक जनन ग्रंथि भी है, और इसके अंदर ये क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का क्या होता है, स्रावण होता है। बात करते हैं आगे, देखिए वृषण कोष है ना, वृषण कोष वृषण को स्थिर रखने के लिए आवश्यक है। अब जो वृषण कोष यानी बाहरी आवरण है वृषण को क्या रखता है, स्थिर रखने के लिए भी आवश्यक है।
शुक्राणु निर्माण के दौरान शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः वर्ण कोष ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है। यहाँ का तापमान शरीर के अन्य अंगों से कम होता है, इसलिए थैलीनुमा संरचना बाहर की ओर स्थित होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि वृषण है वो थैलीनुमा संरचना में बाहर की ओर स्थित क्यों होते हैं, वृषण हमारे शरीर में अंदर की ओर स्थित क्यों नहीं होते हैं। तो इसका सीधा सा उत्तर ये है कि हमारे शरीर में जो शुक्राणु बनता है ना, उस शुक्राणु के बनने के लिए तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। यानी शरीर से तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए। आपको पता शरीर का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेंटीग्रेड, स्पेशली 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन 37 डिग्री सेंटीग्रेड आप मान के चलो। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, शुक्राणु नहीं बनेंगे। लालों क्या होगा, शुक्राणु नहीं बनेंगे। अब जब शुक्राणु भी नहीं बनेंगे तो लाल क्या करेगा, लाल को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब शुक्राणु बनना जरूरी है। इसलिए देखिए भगवान ने क्या की करामात लगाई कि साहब जो वृषण कोष है ना, उसको क्या करें, थैलीनुमा संरचना में बाहर ही स्थित कर दे, ताकि क्या हो, शुक्राणु का निर्माण हो जाए। तो ये प्रश्न बन जाए तो आपको ये लिखना है कि भाई वृषण कोष है ना, वृषण को इस तरह रखने का कार्य भी करते हैं। शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर से कम तापमान की आवश्यकता होती है, अतः वृषण कोष ताप नियंत्रण यंत्र के तौर पर कार्य करता है। यहाँ का तापमान शरीर के अन्य भागों से क्या होता है, कम होता है। और जब टेम्परेचर शरीर के अन्य भागों से कम होगा तो क्या होगा, शुक्राणु का निर्माण हो जाएगा और ये थैलीनुमा संरचना में बाहर की ओर स्थित होते हैं। तो ये देखिए 2 अंग अपन ने पढ़ लिए, पहला पढ़ा वृषण, दूसरा वृषण कोष पढ़ा है। सॉरी, वृषण और वृषण कोष एक ही चीज है। आगे देखिए शुक्र वाहिनी की बात करते, मैं चित्र के द्वारा बढ़िया समझा दूंगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। बने रहिए शुरू से अंत तक, वीडियो का लुत्फ अवश्य उठाएं दोस्तों। और बात करते हैं, आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर विजिट करें तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और घंटी के निशान को दबा के ऑल पर क्लिक अवश्य करें, ताकि आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक अवश्य करें दोस्तों, हमारा मोटिवेशनल आपका एक छोटा सा लाइक होता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र वाहिनी। देखिए दोस्तों, जैसे आपने पढ़ा होगा मूत्र वाहिनी, तो वाहिनी का मतलब होता है नलिका। क्या होता है, नलिका। और अब की बात, नलिका कैसी है, शुक्र नलिका। इसका मतलब किसको ले जाएगी, शुक्राणु को ले जाएगी। मतलब शुक्राणु को कहाँ से, वृषण कोष से ले जाने वाली नली होती है ना, वो शुक्र वाहिनी कहलाती है। तो एक पतली नलिका है। कैसी नलिका साहब, बहुत पतली है, धागेनुमा संरचना है। अधिवर्षण से, अब देखिए वर्षण से आगे क्या पाए, देखिए वर्षण कोष में होते ही है, वर्षण के बाद होता है अधिवर्षण। क्या होता है, अधिवर्षण, जो इसके ऊपर ही जस्ट स्थित होता है। अब अधिवर्षण से क्या आएगा, शुक्र वाहिनी आएगा। ठीक है, तो अधिवर्षण से शुक्राणु शुक्र वाहिनी में पहुंचते हैं। शुक्र वाहिनी अधिवर्षण को शुक्राशय से जोड़ती है, ये शुक्राणुओं को आगे की ओर बढ़ाने का काम करती है। आइए देखते हैं, चित्र को देखते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जरूर चित्र को देखिए क्या हो रहा है, देखिए चित्र देखेंगे बिल्कुल परफेक्ट समझ में आ जाएगा शुक्र वाहिनी कहाँ स्थित होती है, कैसे होती है, सारी चीज़ यहाँ समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी जो चीज़ लिखी सबको समझा देते हैं कि यहाँ पर आपकी चीज़ लिखी हुई है कि जो वर्षण है ना, वर्षण कोष, ये देखिए वर्षण है और ये वर्षण कोष है, मतलब थैलीनुमा संरचना है और ये शरीर के बाहर है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से एक शुक्र वाहिनी निकलती है, इसी को पढ़ रहे हैं अपन। शुक्र वाहिनी होती है अधिवर्षण, ये देखिए अधिवर्षण है ऊपरी वाला भाग। यहाँ अधिवर्षण से शुक्र वाहिनी क्या करेगी, शुक्राणुओं को यहाँ ले जाएगी। कहाँ ले जाएगी, आगे की ओर ले जाती। ठीक है, यहाँ से शुक्र ले जाती हुई कहाँ डालती है, इसको डालते यहाँ पर प्रोस्टेट ग्रंथि। अब इसको प्रोस्टेट ग्रंथि को पढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर लाने का कार्य किसका है, शुक्र वाहिनी का। इसका मतलब अपने मन से भी लिख सकते हैं कि साहब वृषण कोष से शुक्राणुओं को प्रोस्टेट ग्रंथि तक लाने का कार्य किसका है, शुक्र वाहिनी का है। और एक पतली धागेनुमा क्या होती है, संरचना होती है। अब आगे नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी पॉइंट है, चलिए उस पॉइंट की ओर वापिस चलते हैं, चित्र से काफी दूर। देखिए दोस्तों, ऊपर लिखा है कि शुक्राशय की बात हो रही है, शुक्र वाहिनी पढ़ लिए। अब देखिए शुक्र वाहिनी, अभी आपको बता, जो नलिकाएं हैं शुक्राणु संग्रहण के लिए एक थैली जैसी संरचना बनाती है, जैसे शुक्राशय कहते हैं। अब देखिए ये थैलीनुमा क्या बनाएगी, संरचना बनाएगी, जिसमें सारी जो शुक्राणु आ रहे थे नलिनुमा संरचना में, इसमें क्या हो जाएंगे, शुक्राशय में एकत्रित हो जाएंगे। शुक्राशय एक तरल पदार्थ का निर्माण करता, जो वीर्य के निर्माण में मदद करता, और शुक्राशय यहाँ क्या करेगा, तरल पदार्थ बनाएगा, जिससे क्या बनेगा, वीर्य बनेगा दोस्तों, सीमन कहते हैं। साथ ही तरल पदार्थ शुक्राणु को ऊर्जा और गति भी प्रदान करता है। यहाँ जो तरल पदार्थ बनेगा वो क्या करेगा, शुक्राणु को ऊर्जा भी देगा, गति भी देगा, ताकि शुक्राणु क्या होंगे, आगे बढ़ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आपको बताते हैं चित्र में शुक्राशय कहाँ स्थित है। ये देख रहे हैं दोस्तों आप शुक्राशय का चित्र, ये शुक्राशय कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों। बिल्कुल आगे एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी आएगी। देखिए ये सुपारी के दाने जैसे संरचना आप देख रहे हैं चित्र में। ये शुक्राशय मैं बड़ा करके बता देता हूँ। ये देखिए शुक्राशय कुछ इस टाइप के थैलीनुमा संरचना है। और यहाँ पर क्या होता है, एक तरल पदार्थ भी बनता है जो आगे क्या करता है, शुक्राणु को गति वगैरह देगा। यहाँ वीर्य का क्या होगा दोस्तों, निर्माण होगा। अब वापिस चलते हैं, वापिस पुनः अपन टॉपिक की और दोस्तों।
चलिए दोस्तों आगे वापस टॉपिक पे आगे हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, चौथा भाग है दोस्तों। इसमें 5 भाग है, कभी 3 पूछे जाते हैं, तो आप 5 में से 3 अवश्य याद रखें। देखिए साहब, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है, पुर स्थित इसको बोलते हैं। इसका आकार गोल सुपारी जैसा होता है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर की साइड था। यह अखरोट के आकार की भी एक स्रावी झिल्ली है, बाह्य स्रावी झिल्ली है। अखरोट जैसा यानी गोल सुपारी जैसा आकार होता है, जो एक तरल पदार्थ का निर्माण कर वो सर्जन करती है। ये तरल वीर्य का ही क्या एक भाग है, और ये तरल वीर्य का क्या बनता है, भाग बनता तथा शुक्राणु को गति प्रदान करता है। ठीक है, तो देखिए जो पुरस्थ था मतलब प्रोस्टेट ग्रंथि थी, जिनका आकार सुपारी जैसा था, और दोस्तों ये करती क्या है, शुक्राणु को गति प्रदान करती है, आगे की ओर धकेलती है दोस्तों। अब बात करते हैं मूत्र मार्ग के साथ। देखिए दोस्तों मूत्र मार्ग क्या होता है, बने रहे बिल्कुल साहब। मूत्र मार्ग की बात करते हैं, ये एक पेशीय नलिका है जो मूत्राशय से निकलकर स्खलन वाहिनी से मिलकर मूत्र जनन नलिका बनाती है। इससे होकर मूत्र शुक्राणु आदि के स्राव क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। तो देखिए एक पेशीय नलिका होती है, और ये मूत्राशय से क्या होती है, आगे निकलती है, और एक स्खलन वाहिनी, स्खलन वाहिनी का मतलब होता है सारे स्राव को बाहर निकालने वाली वाहिनी, और ये मूत्र जनन नलिका के बनाती है। इसमें से होकर क्या निकले दोस्तों, मूत्र बाहर निकलता है, शुक्राणु आदि के स्राव होते हैं जो भी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। ये होता है मूत्र वाला मार्ग। अभी मैं दोस्तों आपको बता दूंगा जब दोस्तों सिंचन का चित्र बताऊंगा। बात करते हैं सिंचन की दोस्तों, ये लास्ट अंग है दोस्तों। आप बिल्कुल स्क्रीन पे पूरा फुल देख रहे हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। सिंचन पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। ये एक बेलनाकार अंग है जो वृषण कोश के मध्य लटकता रहता है। ये उत्थानशील मैथुनांग है, सामान्य अवस्था में छोटा तथा शिथिल रहता है तथा मूत्र विसर्जन में काम आता है। मैथुन के समय उन्नत उत्थानशील अवस्था में आकर वीर्य को मादा योनि में डालने का क्या करता है, कार्य करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, लेकिन समझा देता हूँ। सिंचन पुरुषों का संभोग करने वाला अंग होता है। संभोग बोलते हैं दोस्तों सेक्स को, जब नर और मादा आपस में क्या करते हैं, लैंगिक जनन बनाते हैं। ये एक बेलनाकार अंग है साहब। बेलनाकार आपने मैथमेटिक्स चित्र देखा, कुछ इस टाइप से इसकी क्या रहती है, आकृति रहती है, जो वृषण कोश के मध्य। देखिए अभी बताया था जो वृषण कोश है दोस्तों, और ये वृषण कोश में जो थैलीनुमा संरचना, इसके मध्य क्या होता है, बेलनाकार आकृति स्थित होती है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं ये उत्थानशील मैथुनांग। उत्थानशील का मतलब होता है उत्तेजित हो जाता है, सामान्य अवस्था में छोटा और शिथिल रहता है। सामान्य अवस्था में नॉर्मल रहेगा, शिथिल का मतलब होता है ढीला होता है दोस्तों। लेकिन मूत्र विसर्जन में क्या होता है, काम आता है, बहुत उपयोगी भी है, मूत्र विसर्जन होता है इससे। और मैथुन के समय यानी सेक्स की क्रिया के समय ये उन्नत उत्थानशील हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और वीर्य है ना, उस शुक्राणु युक्त वीर्य को मादा के जननांग यानी योनि में डालने का क्या करता है, कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों ये शुक्राणु होते हैं वो शरीर के सबसे छोटी कोशिका भी है एक तरह से। तो ये जब शुक्राणु और अंडाणु क्या होते हैं दोस्तों, आपस में जब संयोजित होते हैं, शुक्राणु भी और अंडाणु भी, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनता है, भ्रूण बनता है। क्या बनता है, भ्रूण बनता है। लेकिन ये नहीं कि मादा और नर और मादा के मध्य कभी भी मान लो मैथुन की क्रिया हो जाए और क्या हो जाएगा, इसमें युग्मनज बन जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। इसका एक निश्चित क्या होता है, समय अंतराल होता है। वो समय अंतराल भी हमें समय आने पर अवश्य बताएंगे दोस्तों। अभी जो टॉपिक है वही बात करेंगे, एडवांस नहीं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, और आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे के सारे वीडियो देखते रहें। समय समय पर मैं जब भी टाइम मिलेगा मुझे वीडियो आपको देने की कोशिश करूंगा। इसी आशा के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम। लेकिन दोस्तों आपको वहां जाने से पहले मैंने कहा था दोस्तों, एक चित्र में दोस्तों आपको मूत्र मार्ग वगैरह समझाऊंगा। देखिए दोस्तों समझ लेते हैं, 1 मिनट फिर देखिए वीडियो को विराम देते हैं। ये आप चित्र देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ऊपर लिख रहा है मूत्राशय। देखिए ये जो मूत्र नलिका होती है शरीर के विभिन्न भागों से जो अशुद्ध मूत्र है वो मूत्राशय में लाती। अब देखिए आप देख रहे हैं मूत्राशय से एक नलिका निकलती है और एक निकलती है दोस्तों ये जो शुक्र वाहिनी वाली। इसका मतलब अंत में जाकर क्या होगी, कॉमन आ रही, कहाँ आ रही है, शिश्न में आ रही है या लिंग में आ रही है। तो देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि सुपारी जैसी थी, और ये मूत्र मार्ग है दोस्तों। यहाँ मूत्र मार्ग है ना, मतलब देखिए ये बेलनाकार अंग के अंदर देखिए नलिकानुमी संरचना, जहाँ देखिए मूत्र का स्राव भी आता है। और जब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर संभोग की क्रिया होती है तो शुक्राणु भी क्या होते हैं, ये आते हैं। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से क्या होता है कि ये शिश्न मार्ग के द्वारा दोस्तों क्या होता है, यहाँ से शुक्राणुओं का निष्कासन होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों टॉपिक समझ में आ गया होगा। और भी आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहता तो कमेंट बॉक्स खुला, आप कमेंट बॉक्स में निसंकोच पूछिए, आपको अगले वीडियो में इसका आंसर मिल जाएगा। इसी आशा के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय वंदे मातरम।